हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अंकित पांडे। क्या आपने कभी सैटर्न के इर्द गिर्द घूमने वाले रिंग्स के बारे में सोचा है? इस बात में कोई शक नहीं कि सैटर्न के ये रिंग स्पेस की दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स में से एक है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कभी अर्थ के चारों तरफ भी इसी तरह के रिंग्स हुआ करते थे। जी हाँ, कई रिसर्चर्स का यह मानना है कि कभी अर्थ के अराउंड भी इसी तरह के रिंग्स होते थे। आज की इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम अर्थ के इन्हीं रिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट में हम मोनाश यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट एंड्रयू टॉम्किंस के रिसर्च के बारे में जानेंगे, जो ये मानते हैं कि उनके पास इस बात के प्रूफ हैं कि कभी अर्थ के अराउंड भी इसी तरह के रिंग्स थे। चलिए शुरू करते हैं। टॉम्किंस द कंजर्वेशन के साथ इंटरव्यू में यह बताते हैं कि अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स में पब्लिश एक पेपर में उन्होंने और उनके साथियों ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि कभी अर्थ के चारों तरफ भी रिंग्स रहे होंगे। वो कहते हैं कि ऐसी रिंग का अस्तित्व जो लगभग 466 मिलियन वर्ष पहले बनी थी और दसियों लाख वर्षों तक बनी रही, हमारे ग्रह के अतीत की कई पहेलियों को समझा सकती है। लगभग 466 मिलियन वर्ष पहले बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने लगे थे। हम ये जानते हैं क्योंकि भूवैज्ञानिक रूप से संक्षिप्त अवधि में कई इंपैक्ट क्रेटर्स बने हैं। इसी पीरियड में हमें यूरोप, रशिया और चीन में चूना पत्थर के भंडार भी मिले, जिनमें एक निश्चित प्रकार के मेटेराइट का बहुत उच्च स्तर का मलबा था। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में मेटेराइट के मलबे से संकेत मिलता है कि वे आज गिरने वाले उल्कापिंडों की तुलना में बहुत कम समय के लिए अंतरिक्ष विकिरण के संपर्क में थे। इस समय कई सुनामी भी आई, जिनकी जानकारी हमें अन्य असामान्य और अव्यवस्थित रूप से मिले सेडिमेंट्री रॉक से मिलती है। आगे टॉम्किंस बताते हैं कि हमें लगता है कि ये सब संभवतः एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ रहा है। आइए अब देखते हैं कि क्रेटर्स का पैटर्न क्या था। एंड्रयू टॉम्किंस बताते हैं, हम उल्कापिंड से बने 21 क्रेटर्स के बारे में जानते हैं जो इस पीरियड के दौरान बने थे। हम देखना चाहते थे कि क्या उनके स्थानों में कोई पैटर्न है। अतीत में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे चलती थी, इसके मॉडल का उपयोग करके हमने यह पता लगाया कि जब ये सभी क्रेटर्स पहली बार बने थे तो वे कहाँ थे। हमने पाया कि वे सभी क्रेटर्स उन महाद्वीपों पर हैं जो इस अवधि में भूमध्य रेखा के करीब थे, और कोई भी ऐसे स्थानों पर नहीं थे जो पोल्स यानी ध्रुवों के करीब थे। इसलिए सभी प्रभाव भूमध्य रेखा के करीब हुए। लेकिन क्या यह वास्तव में हुए प्रभावों का उचित नमूना है? खैर, हमने पाया कि उस समय पृथ्वी की कितनी भूमि की सतह एक क्रेटर संरक्षित के लिए भूमध्य रेखा के पास उपयुक्त थी। उपयुक्त भूमि का केवल 30% इक्वेटर के करीब था, बाकी 70% हिस्सा हायर लैटिट्यूड्स के पास था। सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी से टकराने वाले एस्टेरॉइड्स रैंडमली किसी भी लैटिट्यूड्स पर टकरा सकते हैं, जैसा कि हम चंद्रमा, मंगल और बुध पर क्रेटर्स में देखते हैं। इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि इस पीरियड के सभी 21 क्रेटर इक्वेटर के करीब बने होंगे यदि वे एक दूसरे से असंबंधित होते। हम हायर लैटिट्यूड्स पर और क्रेटर्स देखने की उम्मीद करेंगे। टॉम्किंस कहते हैं, हमें लगता है कि इन सभी सबूतों का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन यह है कि एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी के साथ क्लोज एनकाउंटर के दौरान टूट गया होगा। कई दसियों लाख वर्षों में एस्टेरॉइड का यह मलबा पृथ्वी पर बरसा, जिससे क्रेटर्स, सेडिमेंट और सुनामी का पैटर्न तैयार हुआ। आइए अब जरा देखते हैं कि आखिर रिंग्स बनते कैसे हैं। आप जानते होंगे कि सैटर्न अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग है। जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस में भी रिंग है, पर कम स्पष्ट होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने यह भी सजेस्ट किया है कि मार्स के 2 मून फोबोस और डिमोस भी किसी प्राचीन रिंग के अवशेष हो सकते हैं। इसलिए हम इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि रिंग कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं। जब एक छोटा ऑब्जेक्ट जैसे कि एस्टेरॉइड किसी बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लैनेट के करीब से गुजरता है तो ग्रेविटी के कारण वह खिंच जाता है। यदि यह ज्यादा करीब आ जाता है तो छोटा ऑब्जेक्ट कई टुकड़ों में और कुछ बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। सभी टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं और धीरे धीरे बड़े टुकड़े इक्वेटर की परिक्रमा करते हुए एक रिंग का आकार ले लेते हैं।
समय के साथ रिंग में मौजूद टुकड़े बड़े ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्से में गिर जाते हैं और प्रभावशाली क्रेटर्स का निर्माण करते हैं। ये क्रेटर्स इक्वेटर के करीब बनेंगे। तो यदि अर्थ ने 466 मिलियन वर्ष पहले अपने पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड को कैप्चर कर उन्हें नष्ट कर दिया, तो यह प्रभाव धरती पर बने क्रेटर्स, सुनामी, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाई गई मेटेरॉइड्स के मलबे और एस्टेरॉयड के स्पेस रेडिएशन से एक्सपोजर की व्याख्या करेगा। एंड्रयू आगे बताते हैं, उस समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण महाद्वीप अलग अलग स्थिति में थे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग भूमध्य रेखा के करीब था, जबकि अफ्रीका और साउथ अमेरिका हायर सदर्न लैटिट्यूड्स में थे। रिंग इक्वेटर के पास रहा होगा और क्योंकि अर्थ की एक्सिस सन के अराउंड उसकी ऑर्बिट के सापेक्ष झुकी हुई है, रिंग पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को छायांकित करता होगा। बदले में यह छायांकन ग्लोबल कूलिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ग्रह की सतह तक बहुत कम पहुंच पाएगी। यह हमें एक और दिलचस्प पहेली की ओर ले जाता है। लगभग 465 मिलियन वर्ष पहले हमारा ग्रह ड्रामेटिकली ठंडा होना शुरू हुआ। 445 मिलियन वर्ष पहले यह हिरनेंटियन आइस एज में था, जो पिछले आधे अरब वर्षों में सबसे ठंडा काल था। क्या पृथ्वी पर इस एक्सट्रीम कूलिंग का कारण अर्थ के रिंग के कारण उत्पन्न छाया थी? टॉमकिंस कहते हैं, हमारी साइंटिफिक जांच का अगला कदम इस बात का मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना है कि एस्टेरॉयड कैसे टूटते और फैलते हैं और रिंग समय के साथ कैसे विकसित होता है, जो क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए परिदृश्य तैयार करेगा, जो यह पता लगाएगा कि ऐसी रिंग द्वारा कितनी कूलिंग लाई जा सकती है। तो आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई में अर्थ के अराउंड इस तरह के रिंग थे। आपका क्या है सोचना इस बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ जानकारी बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।